गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम का एक नया कंटेंट पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो व्याकरण के खंड से लिया गया है, जो शब्द निर्माण के अंतर्गत आता है। आपके पाठ्यक्रम में शब्द निर्माण प्रक्रिया के जो 3 मूलभूत प्रक्रियाएं हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, उन तीनों आधार को आप लोगों के कोर्स में, आप लोगों के पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। समास की प्रक्रिया आप सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ ली है। आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पर चर्चा करेंगे और उसमें भी मूल रूप से हम लोग उपसर्ग पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि किसी भी भाषा के जो मूल शब्द होते हैं, किसी भी भाषा के जो मूल शब्द होते हैं, वो सबसे पहले शुरुआत में ही उनकी रचना कुछ शब्दों की कर ली जाती है। परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, नए नए समय में, नए नए युग में नए नए शब्दों की डिमांड होती है, तो हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उन नए शब्दों की प्रक्रिया हम लोग अपने जो मूल शब्द की रचना हुई है भाषा में, उन्हीं भाषाओं के मूल शब्दों में से लेकर के उन शब्दों से आवश्यकता के अनुसार अन्य शब्दों की रचना कर लेते हैं। ऐसे शब्दों की रचना करने के लिए या तो हम मूल शब्दों की साथ अन्य शब्दों अथवा शब्दांशों को जोड़ करके या उस शब्द या शब्दांशों के योग से उनमें नए शब्दों का निर्माण करते हैं, या तो मूल शब्द के प्रारंभ में, या तो मूल शब्द के अंत में, या फिर अन्य शब्दों को जोड़ करके संक्षिप्त करके संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया करके हम लोग नए शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। तो हम लोग ध्यान देंगे कि जब नए शब्द का निर्माण करने की प्रक्रिया में, जब हम लोग मूल शब्द में जब हम लोग प्रारंभ में शब्द या शब्दांश को जोड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उस समय वह प्रक्रिया हमारी उपसर्ग कहलाएगी। जो और जिस प्रक्रिया में हम लोग मूल शब्द के अंतिम में शब्द या शब्दांश को जोड़ करके नया शब्द बनाएंगे, वह प्रत्यय की प्रक्रिया कहलाएगी। और जब अनेक शब्दों को जोड़ करके संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाएंगे, तो हमारी समास की प्रक्रिया कहलाएगी या संधि की प्रक्रिया कहलाएगी। तो इस शब्द निर्माण की प्रक्रिया में जो उपसर्ग होता है, उस उपसर्ग के विषय में सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि उपसर्ग कहते किसको है ना। किसी भी भाषा का वह शब्द या शब्दांश
जो किसी भी भाषा, मूल भाषा के शब्दों में प्रारंभ में जुड़ करके, पहले जुड़ करके, अर्थात मूल शब्द के पहले जुड़ करके उस मूल शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उस मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स कि वह शब्द या शब्दांश जो किसी भी भाषा के मूल शब्द में पहले जुड़ करके उस मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे धर्म, धर्म शब्द में आ उपसर्ग जोड़ देने से बन जाता है अधर्मो, है ना, अधर्म। अर्थात मूल शब्द है आपका धर्म, और धर्म उसके बाद जब उपसर्ग लग गया तो धर्म का अर्थ अपने आप बदल करके अधर्म बन गया। तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया होती है वह उपसर्ग के अंतर्गत आती है, वह प्रक्रिया उपसर्ग कहलाती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। तो हम यह ज्ञात करते हैं कि उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग वे होते हैं जो तत्व माने उसके, अर्थात संस्कृत के, है ना, संस्कृत, अर्थात जो तत्सम शब्द होते हैं, है ना, जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत के शब्द उपसर्ग होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत भाषा में मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं और वही उपसर्ग बिना किसी रूप के परिवर्तन किए, बिना किसी परिवर्तन के एज इट इज उसी प्रकार से सेम टू सेम हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, ऐसे शब्दांश या शब्द उपसर्गों को हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। इनको संस्कृत उपसर्ग भी कहते हैं। इसी प्रकार से तद्भव उपसर्ग अर्थात हिंदी के उपसर्ग वे उपसर्ग जो होते तो मूल रूप से संस्कृत के हैं, परंतु वे शब्द या शब्दांश या उपसर्ग वे अपने स्वरूप को परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग होते हैं, वो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो उन्हें तद्भव उपसर्ग कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरा आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग वे होते हैं जो किसी अन्य भाषाओं से आकर के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, ऐसी भाषाओं को हम के उपसर्गों को हम आगत उपसर्ग कहते हैं। इस प्रकार के उपसर्गों में आप लोगों का अरबी, फारसी, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं के उपसर्गों या शब्दों को की गणना करते हैं। अर्थात आगत शब्द वे होते हैं जो किसी अन्य भाषाओं के, जैसे अरबी भाषा, फारसी भाषा, उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा, इस प्रकार के जो शब्द हैं, ऐसे भाषाओं के जो शब्द हैं उन्हें हम आगत शब्द या आगत उपसर्ग के अंतर्गत रखेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स फिर से ध्यान दें कि उपसर्ग वह शब्द या शब्दांश होता है जो किसी हिंदी भाषा के मूल शब्द में लग करके, प्रारंभ में लग करके, पहले जुड़ करके उस मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं।
तो उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग वे होते हैं जो संस्कृत में जैसे प्रयोग होते थे उसी सेम टू सेम आकर के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। तद्भव उपसर्ग वे होते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं परंतु वह अपने स्वरूप को चेंज करके, अपने को बदल करके हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। और आगत उपसर्ग वे होते हैं जो किसी अन्य भाषाओं से आकर के मिले हुए हैं, अन्य भाषाओं से लगे हुए हैं, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी आदि पर जो शब्दों के जो उपसर्ग हैं उन्हें हम आगत उपसर्ग के अंतर्गत रखते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ तक की भाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्रम बाय क्रम उपसर्ग के भेदों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे तत्सम उपसर्ग की, है ना। जो तत्सम उपसर्ग है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि तत्सम उपसर्ग वे होते हैं, ध्यान दें सभी, कि संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं। उन्हीं को संस्कृत उपसर्ग के नाम से भी जाने जाते हैं। अर्थात वे उपसर्ग जो मूल रूप से संस्कृत में प्रयोग होते हैं और उसी तरह सेम टू सेम आपके आकर के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उनको हम लोग तत्सम उपसर्ग कहते हैं या संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। तो जरा देखिए, ऐसे उपसर्गों की संख्या लगभग 22 मानी गई है। आप देखिए कि जो आ उपसर्ग आपका कमी या अभाव के अर्थ में या निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और इसमें आप लोग उदाहरण देखिए, ज्ञान शब्द में आ उपसर्ग जुड़ करके अज्ञान बन गया। धर्म शब्द में आ उपसर्ग जुड़ करके अधर्म बन गया। हिंसा शब्द में आ उपसर्ग जुड़ करके अहिंसा बन गया। इसके बाद अन उपसर्ग आपका अभाव या निषेध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे अंत शब्द में अन उपसर्ग जुड़ करके अनंत शब्द बन जाता है और उचित शब्द में अन उपसर्ग जुड़ करके अनुचित शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से आप लोगों के आति, आधि, अनु, आप इत्यादि इत्यादि करके जो भी आप, आभि, आओ, इस प्रकार के जो उपसर्ग हैं वो लगभग 22 उपसर्गों की संख्या मानी गई है। ये कुल मिलाकर के संस्कृत के उपसर्ग माने गए हैं। तो ये तत्सम उपसर्ग है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहीं पर कि जो उपसर्गों से प्रश्न आते हैं वो किस टाइप्स के आते हैं। वो आपके कई तो 3 टाइप से आते हैं। फर्स्ट आपका पूछ लेता है कि निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग करते हुए 2 या 3 नए शब्दों का निर्माण करेंगे। मान लिया इसी में से 3 आभि, आव, आ, ये 3 उपसर्ग दे दिए गए और कह दिया गया कि इनसे 3 शब्दों का निर्माण करिए, 2 शब्दों का निर्माण करिए। तो आभि उपसर्ग से अभिमुख, अभियान, अभिज्ञान, है ना, इस प्रकार के वर्ण बनेंगे, शब्द बनेंगे। आव उपसर्ग में अवगुण, अवमूल्य, अवनति, है ना, इस प्रकार के। आ उपसर्ग से आमरण, आजन्म, आक्रोश, इस प्रकार के नए शब्द बनते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रकार का प्रश्न आता है सेकेंड टाइप्स का, वह होता है
कि निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द या मूल शब्द और उसके उपसर्ग को अलग अलग कीजिए। तो मान लिया कोई उपसर्ग आप लोगों को दे दिया गया कि कोई शब्द दे दिया गया, मान लिया जैसे निष्काम शब्द दे दिया गया आप लोगों को और कहा गया कि इसका मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग कीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, निस उपसर्ग है प्लस काम शब्द है ना, अर्थात निस उपसर्ग और काम मूल शब्द। आप हेडिंग डाल करके पहले निष्काम लिखेंगे, उसके बाद डैश करके उपसर्ग करके निस और फिर नीचे उसके मूल शब्द करके काम शब्द कर देंगे। जैसे इसके बाद पराजय, पराजय शब्द में आप लोग जब आएंगे तो पराजय में जय मूल शब्द होगा और परा शब्द जो है वो उपसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न बड़े सरलतम माध्यम से आप लोगों के आते हैं। इसके बाद आप लोग आइए देखिए कि आपके तद्भव उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग में मैंने आप लोगों से चर्चा की है कि वे उपसर्ग जो होते तो मूल रूप से संस्कृत के उपसर्ग या शब्दांश होते हैं, परंतु वे अपने स्वरूप का परिवर्तन करके अपने को बदलाव करके आकर के हिंदी के रूप में प्रयुक्त होने लगते हैं। वे हिंदी के उपसर्ग या तद्भव के उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आध, अध उपसर्ग से आधा के अर्थ में होता है अध खिला, अध मरा, अध पका इत्यादि इत्यादि। उन एक कम, उनका अर्थ का उपसर्ग का जो है एक कम के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे 29, 19 है ना, 59 अर्थात 60 से एक कम, 29 30 से एक कम है ना, 49 अर्थात 50 से एक कम, 69 अर्थात 70 से एक कम। इस प्रकार के जो होते हैं। जैसे बिन, बिन उपसर्ग जो होता है, जैसे बिन ब्याहा है ना, बिन मांगे, आप ध्यान दीजिए, बिन खाया है ना, बिन बात, इस प्रकार के। तो जब अगर आप इसको आ जाए कि आप लोग बिन खाया शब्द में के मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग कीजिए, तो बिन खाया अर्थात उपसर्ग बिन है और खाया शब्द मूल शब्द है। तो इस प्रकार के ये जो उपसर्ग आप लोगों को दिए गए हैं ये आपके तद्भव उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आप लोग आ जाइए आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग वे उपसर्ग होते हैं जो किसी अन्य भाषाओं से आकर के हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी। तो इसमें आप लोग अरबी फारसी के देखिए, ऐन, ऐन वक्त, ऐन मौका इत्यादि है ना, कम, कमजोर, कम अक्ल, कम खर्च, कम कीमत इत्यादि इत्यादि। खुश, खुश नसीब, खुश किस्मत है ना, इत्यादि इत्यादि करके जो भी होते हैं वो आपके। इसके बाद आपके आते हैं गैर है ना, बद, ना, ला है ना, लापरवाह, बद, बदसूरत, बदतमीज, बदकिस्मत इत्यादि इत्यादि जो भी आपके उपसर्ग हैं वो आपके आगत में आते हैं, जो अरबी और फारसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है आपका आगत उपसर्ग में अंग्रेजी के उपसर्ग। कुछ उपसर्ग ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी की तरह होते हैं, वो हिंदी में लिख दिए जाते हैं, लेकिन वो होते हैं जैसे सब, सब इंस्पेक्टर, सब इंचार्ज है ना, वाइस,
वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ ऑफिसर आदि। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि आप लोगों का जो उपसर्ग होता है वह मूल शब्द के पहले जुड़ करके मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है। उपसर्ग आपके 3 होते हैं, तत्सम, तद्भव और आगत। तत्सम में संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, तद्भव में हिंदी के उपसर्ग होते हैं, आगत में अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के शब्द होते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इसको एक बार सही से पढ़ लेंगे और अगर सभी किसी भी स्टूडेंट्स को समझ में ना आए तो आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं या अपने जो भी ऑनलाइन माध्यम दिए गए हैं उन माध्यमों के माध्यम से आप लोग अपने संसाधनों के माध्यम से आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। आपको समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नोट्स आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी और आपकी नोट्स जो है वो विद्यालय की जो वेबसाइट है उसमें जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स पोर्टल बना हुआ है उस पोर्टल के माध्यम से भी आप लोगों की नोट्स प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप सभी स्टूडेंट्स अपना यूजर आईडी और पासवर्ड सबमिट करके उस स्टूडेंट्स पोर्टल में जा कर के आप नोट्स को अपनी कॉपी में नोट्स कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो सब ऑल स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे।